कह रहे हैं कि सदर ट्रंप हमारे लीडर को आजाद कराएगा और हमारा लीडर आजाद होकर फिर हमें अमेरिकी गुलामी से निजात दिलाएगा। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। ये जो कह रहे हैं कि फलां है तो हम रिहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए। हमारा एक सॉवरेन मुल्क है, हम किसी तौर पर किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते। जिन्होंने 9 मई के अपने शोहदार की यादगारों पे हमले किए अपने सियासी लीडर की खातिर। हमारे उन भाइयों ने जहाँ ट्रंप को वोट किया है, उनका उम्मीदवार जीत गया है, तो उनकी खुशी में हम सब खुश हैं। काफी उन सब के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। PTI ने सवाबी जलसे में अपना आइंदा का लाहे अमल दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने तो कह दिया कि बानी PTI खान साहब नवंबर में ही एहतजाज का ऐलान करेंगे। अली अमीन ख़ान कह रहे थे कि खान साहब की रिहाई तक अब हम वापस घरों को नहीं जाएंगे, यानी जब एहतजाज लॉन्च होगा। एहतजाज से खान साहब रहा ना हो सके तो फिर PTI के दोस्त सदर ट्रंप के हवाले से भी खासे खुश हैं। जनवरी में अगले साल डोनाल्ड ट्रंप सदारती मुद्दत का ओहदा संभाल लेंगे। देखते हैं फिर वो क्या करते हैं। साथ साथ बानी PTI ने कल बातचीत की थी और आज सुबह अपना ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने फिर से 1971 के वाक़यात का जिक्र कर दिया और ये भी लिख दिया कि एक शख्स के 10 साला पावर के लिए फ़ौज और आवाम को आमने सामने लाया जा रहा है। वो एक शख्स कौन है? हम इन तमाम सूरत हाल पर तज्ज़िया लेंगे और नामवर तज्ज़ियाकार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब मज़हर अब्बास साहब तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये फरमाइए, आज फिर बात की गई इस जलसे में सवाबी वाले में कि खान साहब अब नवंबर में ही यानी इसी महीने एहतजाज की कॉल देंगे और अली अमीन ख़ान कह रहे थे कि हम खान साहब की रिहाई तक वापस घरों को नहीं जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? अब तो PTI के सारे मुतालबात खान साहब की रिहाई पर आ गए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि PTI की सियासत जो है वो खान साहब से शुरू होती है और खान साहब पर ख़त्म होती है। और इस वक्त तो बज़ाहिर एक नुकाती एजेंडा है, लेकिन अगर आप इनके मुतालबात पर गौर करें तो दरहकीकत 2 नुकाती एजेंडा है। खान साहब को जेल से निकालो और दूसरा ये है कि उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर उनको दोबारा इस्लामाबाद में बिठाओ। इसके अलावा और कोई उनका मुतालबा है नहीं। लेकिन इन दोनों मुतालबात के लिए वो जो कोशिश कर रहे हैं वो कोई ऐसी कोशिश नहीं है जिसकी कामयाबी के कोई इम्कानात हों। ये जो हतमी कॉल, हतमी एहतजाज, सरों पर कफन बांध कर निकलने, हल्फ बर्दारी, ये तमाशा हम पहली दफ़ा तो नहीं देख रहे, ये हर दफ़ा देख रहे हैं। आज भी गंडापुर साहब जो है वो चीख कर लोगों से हल्फ ले रहे थे कि आप आएंगे। वो खुद 3 दफ़ा आए थे और पतली गली से भाग गए थे। उनका जो तरीका वारदात साईं पतली गली कहाँ थी? 12 अजला का सफ़र करना पड़ा, कमाल है जी। 12 का बहुत ही इनका पसंदीदा एक नंबर है। खान साहब पाकिस्तान में 12 मौसम लाते हैं और ये इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए 12 अजला से गुज़रते हैं, तो ये पाकिस्तान की जोग्राफिया में भी एक नया इजाफा है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वो आज उन्होंने कोई हतमी तारीख नहीं दी। आज भी उन्होंने कहा कि नवंबर में वो कॉल देंगे। भाई वो तो खुद जेल में हैं, वो कहाँ से कॉल देंगे? कॉल तो आप लोगों ने देनी थी। अगर आप इतने बहादुर हैं तो आप ज़रा सुबह असेंबली तोड़ें और इनकलाब लेकर आएँ। सरकारी मशीनरी से चंद हज़ार लोग सवाबी में इकट्ठे करने से अगर खान साहब आज़ाद हो सकते हैं तो वो करा लें।
बाकी जो चले गॉट पुट योर पॉइंट। एक मिनट, आपने अहम बात की, इधर रुकिएगा। मदर अब्बास साहब के एहतजाज करने से या स्वाबी में जलसा करने से पहले भी एहतजाज किए, यहाँ इस्लामाबाद में भी अली अमीन खान गंडापुर आए, तो क्या वाकई ये नए एहतजाज से खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? देखिए, एक ऑपोजिशन जमात और क्या करती है। अभी जो मुर्तज़ा बात कर रहे थे, मुझे बताएं कि कौन सी जमात ऐसी है जिसने ये हरबे नहीं इस्तेमाल किए, कौन सी जमात है जिसने लॉन्ग मार्च नहीं किए, कौन सी जमात है जिसने धरने नहीं दिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वही रियासती तरीका, एक तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं भी नहीं समझ रहा कि आप इस तरह लॉन्ग मार्च करके आप किसी को रिहा करवा लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन उसके रोकने के जो रियासती तरीके हैं, क्या उसकी सपोर्ट की जा सकती है? क्या जो लाठीचार्ज, टेयर गैसिंग, ये सारी चीज़ें, वो सारी सियासी जमातें जो अपोजिशन में रहते हुए इन सब को भुगत चुकी हैं, उनके अपने दौरे हुकूमत में अगर वही इक़दाम होते हैं तो फिर मुझे बताएं कि फ़र्क क्या है। ये जो तरीक़ेकार होता है हमारा, वही कवानीन को लागू किया जाता है, वही कवानीन को बरकरार रखा जाता है। कोई ऐसी मिसाल भी तो कायम करें कि जिसके तहत आपके साथ वो सलूक हुआ वो कानून ही ख़त्म कर दें। करें ना सेक्शन 144 के हवाले से, बाकी सिक्योरिटी एक्ट के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ है ये कि हम कोई भी जमात तारीख से सबक नहीं सीखी। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें ना, पीटीआई के 3 साल हुकूमत थी, वही MPO 16 भी रह गया, MPO 3 भी रह गया, वही कवानीन है। अलबत्ता इस बार इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए एक नया कानून बनाया गया कि पहले आप परमिशन लें। अब आप सोचें ना कि इस्लामाबाद के लिए कानून बनाया गया। अब इसका तसव्वुर करें कि कल जब इनकी हुकूमत नहीं होगी, कल ये ऑपोजिशन में, और वही कानून इन पर लागू होगा, तो वो किस मुंह से फिर इस चीज, यही तो बदकिस्मती है कि इमरान खान रिहा होते नहीं होते, वो ऑपोजिशन अब तक जो भी एहतजाज करती रही है उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उनकी पॉलिटिकल डिसयूनिटी है। फिर आम तौर पे मादी के एहतजाज हमने देखे हैं कि मादी के एहतजाज किस तरीके से होते हैं। यहाँ आपका डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन जो है या डायरेक्ट क्लैश है वो हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से है। और अच्छा, इस नुक्ते पे मैं आता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट वाला मेरे पास बाकायदा सवालात हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, पुरानी अपोजिशन जब थी या पुरानी अपोजिशन पार्टीज़ थी, माजी की बात कर रहा हूँ या हालिया सालों की बात कर रहा हूँ, एहतजाज तो वो भी किया करते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद में पूरा धरना लेके आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी धरना लेके आए थे, नून लीग भी एहतजाज करती रही है। लेकिन अब जबकि अली अमीन खान गंडापुर हल्फ ले रहे हैं, ये हल्फ लेकर एहतजाज के लिए निकलना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से एहतजाज की जो कॉल है वो यकीनी बात है, एक चैलेंज की हैसियत तो रखती है। और ख़ास तौर पे वो अपोजिशन जिनके लीडर इमरान खान जेल में हैं, जेल में होना ही इट्सन पाकिस्तान की सियासत में एक खास हमदर्दी की हैसियत रखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए पराचा साहब, अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए हैं, कोई एहतजाज इतना इंप्रेसिव नहीं हो सका कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए। लेकिन ये छापे, गिरफ्तारियां हर सियासी जमात इस मुल्क में बर्दाश्त करती रही है। क्या पीपल्स पार्टी जब एहतजाज करती थी तब उनको नहीं रोका जाता था? PMLN जब एहतजाज करती थी क्या उनके ऊपर डंडे नहीं बरसाए जाते थे? इसी शहर लाहौर के अंदर जहां मैं बैठा हूँ, प्राचा साहब आपको याद होगा जावेद अशरफ जो थे, वो असद अशरफ साहब जो सेनेटर, उनके भाई इसी मार रोड पे गोलियों का निशाना बन गए। हमने देखा लोगों ने यहाँ मारें खाई। PTI का गिला भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा या उनको रोकने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन जब भी कोई एहतजाज किसी पीक पे पहुंचा, PTI की लीडरशिप ने खुद उसको डाइवर्ट किया। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो दावे तो करते हैं कि इस बार इस्लामाबाद से नहीं जाऊंगा,
2 हफ्तों में अपने लीडर को छुड़वा कर ले जाऊंगा, अगर सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बने पूरा मुल्क जैम कर देंगे। एक भी उनकी ऐसी एहतजाजी तहरीक जो है वो किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंची। अब मसला ये है कि जब पार्टी के खुद अंदर ही लोग कंप्रोमाइज्ड हों और लोग एहतजाज की आड़ में अपने मुज़ाकरात कर लेते हों, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए कोई फौरी कोई बड़ा खतरा है। हाँ, एक जरूर बात है कि अपोजिशन जब सड़कों पर आती है तो फिर हुकूमत के लिए मैनेजमेंट के मसाइल जरूर पैदा होते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये एक ज़िमनन क्वेश्चन आ गया क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है कि अपोजिशन जमात पीटीआई है, एहतजाज के अलावा उनके पास क्या चारा है, वो क्या करें? अगर वो आग निकलते हैं तो फिर 9 मई भी हो जाया करता है। देखें जी, बाकी सूबों में तो उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन जहां पर जलसा हुआ वहां तो उनकी अपनी हुकूमत है। वहां पर चंद हजार लोग 4 करोड़ की आबादी में क्यों जमा हुए? वहां तो कोई 144 नहीं है उनके लिए। अगर वहां पर 144 है तो वो उन गरीब असातिज़ा के लिए है जिन पर इन्होंने डंडे बरसाए, उनके लिए 144 है। इनके लिए तो कोई 144 नहीं है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि तमाम जमातें एहतजाज करती हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आखिरी कौन सी जमात थी जिसने फौजी छावनियों पे, इंटेलिजेंस इदारों के दफातर पे, GHQ पे, रेडियो पाकिस्तान को जलाना, PTV पे कब्जा करना, पुलिस वालों को मारना, पेट्रोल बम मारना, जिसको उन्होंने खुद तस्लीम किया, ये किया करते थे। तो मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जमातों के एहतजाज का किसी तौर पे भी PTI के एहतजाज से कोई मवाजना बनता है। चले इधर रुकिएगा प्लीज़ नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बानी PTI खान साहब का आज सुबह X मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स के 10 साल के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फ़ौज को बदनाम करवाया जा रहा है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद नादरीन बात करेंगे। स्टे विद अस। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था कि आज बानी PTI ने X मैसेज पे लिखा कि फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा कि एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। ये मियाँ शहबाज शरीफ 10 साल का प्लान रखते हैं, मंसूबा रखते हैं इक़्तिदार का, या खान साहब किसकी बात कर रहे हैं? वो एक शख्स कौन है? देखिए, उनका इशारा आर्मी चीफ की तरफ है। पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान साहब फौज के इदारे के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं है तो उन्हें माजी में भी ये बात कहनी चाहिए थी कि जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो उस वक्त के उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। मुहब्बे वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पिंडी की तरफ एहतजाज की कॉल जो दी गई थी जिसपे चौधरी परवेज राही मैदान में आ गए थे कि नहीं, पिंडी में नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी खान साहब के इस वक्त जो बोझ उनके है पल्ले में, ये उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। और उससे आगे बढ़ के अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो फौज के इदारे को या फौज की लीडरशिप को टारगेट ना करें, फौज तो लीडरशिप का नाम है। फौज जो है वो जवान से लेके आर्मी चीफ तक एक पॉलिसी, एक सोच रखती है, भला डिफरेंसेस की मौजूद भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि चेन ऑफ कमांड को फॉलो ना किया जाए। और फौज की मजबूती ये होती है कि फौज में चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। अब आप एक आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाए लेकिन कहें फौज कि मैं खिलाफ नहीं हूं, फिर मुल्क से जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनके बारे में बारहा कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह देना चाहिए कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है और उसके बाकायदा उसको अनाउंसमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया हेड बार बैठ के फौज के इदारे के खिलाफ कंपेन भी करें, फौजी नहीं, लेकिन मलिक साहब बात यह है कि अगर वो आर्मी चीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो अभी जो हालिया बिल पास हुआ जिसमें मुद्दत मुलाजमत सर्विसेज चीफ की 5 साल हुई, तो राजा सलमान अकरम साहब ने तो कह दिया था ना कि अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर खान साहब क्यों तनकीद करेंगे जब सलमान अकरम राजा उनकी परमिशन के बगैर तो ये बात नहीं करेंगे ना। लेकिन वो चाहते ये है कि ये थोड़ा बहुत प्रेशर कुछ दिनों के बाद ये अपना वो बनाने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि PTI अब रिलीफ चाहती है। इमरान खान साहब खुद रिलीफ चाहते हैं। वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो, डायलॉग हो, और डायलॉग के नतीजे में जो उनकी शर्तें हैं वो सामने रखी जाए, उन्हें रिहा भी किया जाए,
उन्हें इक़्तिदार में आने के लिए जो है सपोर्ट भी किया जाए, उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसको भी हटाया जाए। ये ख्वाहिशात वो रखते हैं इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सामने। अब इस्टेब्लिशमेंट के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए इस किस्म के बयानात वो जरूर देते हैं। चलेंगे वो इस मौजूदा सिस्टम के साथ भी। अपनी पार्लिमानी पार्टी को कहते हैं कि आप वहां पे खामोश रहें। बैरिस्टर गौर साहब, आपको याद होगा जब बाहर निकले उनसे ये सवाल किया गया कि जनाब आर्मी चीफ की जो मियाद है वो 5 साल कर दी गई है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि इतनी जल्दी में वो बिल पास हुए हमें पता ही नहीं चला। यानी आप पार्लियामान के अंदर और किसी की सियासत कर रहे हैं, उनका अपना ट्वीट कुछ और बोलता है। मकसद यही है कि डायलॉग हो, बातचीत हो और उनको कोई रास्ता मिले। अब इस्टेब्लिशमेंट उनको क्या दे सकती है? यकीनी बात है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को चलता करे, उनको 180 सीटें दे दी जाएं, उनको हुकूमत दे दी जाए। ये एक ऐसी जगह पे खान साहब भी फंस चुके हैं जहां से रास्ता स्मार्टली तो निकल सकता है लेकिन इस दबाव के तहत नहीं निकल सकता। चलें, दबाव या स्मार्टली वो तो पार्टी का अपना फैसला है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बात इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की खान साहब आज फिर अपने ट्वीट में कर गए, इसलिए मुझे सवाल करना पड़ा कि आज ही ये ट्वीट आया। उन्होंने फिर मार्च 1971 के वाक़यात का जिक्र किया। अब बांग्लादेश की आवाम ने तो इसी जुलाई अगस्त में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को या शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को ही उन्होंने तोड़ दिया। खान साहब अगर ये बात करते हैं बार बार 1971 की, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खान साहब के मुखालफिन कहते हैं कि वो तंज कर रहे हैं फ़ौज पे, लेकिन खान साहब तारीख से सबक लेने की बात भी तो कर सकते हैं ना। ये एंगल क्यों नहीं देखा जाता? इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि उनका जो माजी करीब का जो किरदार है वो उसके बिल्कुल उलट है। इसी नाम नेहाद ट्वीट में जो उनके नाम से की गई है, जिसकी वो तरदीद नहीं करेंगे, जी उसमें उन्होंने 10 साला मंसूबे की बात की है। आखिरी बार जो मैंने 10 साला मंसूबा सुना था वो खान साहब का अपना था, जिसमें वो सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके वफाकी वज़रात का जो जम्मे गफीर था वो यही कहते थे कि हम ये 5 साल भी हमारे हैं, अगले 5 साल भी हमारे हैं। खान साहब की तो सियासत शुरू होती है कि उनके पसंद का आर्मी चीफ हो, उनकी पसंद का DGISI हो, उनकी पसंद का चीफ जस्टिस हो, सब चीज़ें उनकी पसंद की हों। और वो कहते तो है ना कि मैं आवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ। वो कहा करते थे कि फिर मेरा हुक्म चलना चाहिए। वो कहते हैं आइन यही कहता है। हाँ, वो अपने आप को आइन समझते हैं, लेकिन बात यह है कि ये उनकी ये जो बातें हैं उनमें वजन नहीं है, इसलिए कि वो उसके बिल्कुल उलट करते रहे हैं। आप ये देखें ना कि अगर उनका ताल्लुक वास्ता नहीं है इस तरह की तौसीह से, तो जनरल बाजवा को अपने वजीर आजम हाउस के लेटर पैड पे तौसीह किसने दी थी? फिर जब वो हो गई, जब उनकी हुकूमत चली गई, उसके बाद भी वो कहते थे कि नहीं ये PDM के जो वजीर आजम हैं उनको अख्तियार नहीं है आर्मी चीफ का, आप एक और तौसीह दे दें जनरल बाजवा को जिनके खिलाफ ये इतनी तकरीरें करते हैं। उसके बाद ये पिंडी जब आए थे 26 नवंबर को 2022 में, तो वो किस तकरीब में आए थे? वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए आए थे। ये कहना कि जी वो अहल होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। फिर साजिशें सामने आई कि जो दोस्त मुमालिक हैं उनको गलत मालूमात देने की कोशिश की गई, सेक्टेरियन बुनियाद पे उसको रुकवाने की कोशिश की गई। ये सब कुछ क्या था? तो इसका मतलब ये है कि अवाम का तो नाम लेते हैं, असल में वो समझते हैं कि उनकी सियासत इसी तरह से चल सकती है कि उनके पसंदीदा आर्मी चीफ हों, और अगर वो नहीं है तो फिर वो आ जाएं जो उनके सर पे हाथ रखें। चलें, इधर रुकिएगा। अब मदर अब्बास साहब, यही नुक्ता आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ। आप भी एस्टैब्लिशमेंट की बात करना चाह रहे थे। आज खान साहब जब इक़्तिदार गया 10 अप्रैल 2022 को, तो फिर वो बांग्लादेश के हालात, मशरक़ी पाकिस्तान के रादर उस वक्त के हालात की बात करते हैं। तो खान साहब को हुकूमत जाने से पहले कभी नहीं ये उन्होंने सुना था या पढ़ा था। जनरल पाशा साहब बता देते, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उनसे बात कर लेते, जनरल फैज़ साहब से बात कर लेते। अब क्यों उनको मसलसल मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात याद आते हैं? अच्छा, वैसे ये बताएं कि इस वक्त कौन है एंटी इस्टेब्लिशमेंट?
इन तीनों जमातों में से कोई एक जमात बताएं जो एंटा एस्टैब्लिशमेंट हो, जो हम तौजी पेश कर रहे हैं कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, अपनी पसंद का ये लाना चाहते थे। ये जो अभी आपने तरमीम की है जी, जो आर्मी चीफ को 5 साल की मुद्दत वो देने की, ये क्या इमरान खान साहब ने की है? ये तहरीक इंसाफ ने की है? प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रहा है कि हम ये एक कैरेक्टर को कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, बिल्कुल प्रो एस्टैब्लिशमेंट था। वक्ती तौर पे एंटा एस्टैब्लिशमेंट का जो भी आप कहें उसको तनकीद करें कि नहीं रहा, कभी कुछ नहीं रहा। ये नवाज शरीफ कौन थे? इससे ज्यादा परफेक्ट प्रोजेक्ट और क्या था एस्टैब्लिशमेंट का? तो हमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम तो याद आ रहा है, हमें जनरल पाशा भी याद आ रहा है, हमें जनरल हमीद को याद नहीं आ रहा, हमें उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो याद नहीं आ रही, हमें ये याद नहीं आ रहा कि हम कितनी गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो उनका साथ देते रहे कि दूसरी गवर्नमेंट गिरा दी जाए। फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, किसने किया था? जनरल मुशर्रफ से मुआहिदा। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम सब कहते हैं ये, लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ये कह सके कि नई इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। करें ना आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आप ओपन करें सबके लिए, आप लेकर आए, पहले तो खुद इतराफ़ करें कि आपने भी अमल नहीं किया, आपने भी जनरल मुशर्रफ के साथ जो है वो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप एक तरफ एनआरओ करते हैं, दूसरी तरफ तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सियासी अलमिया, मैंने शुरू में ये कहा ना कि हम वो जब ऑपोजिशन में रहते हैं तो हमारे अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, फिर जब हम हुकूमत में आते हैं तो हमारा अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हम वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं जो ऑपोजिशन में रह के जिसकी हम मुखालफत कर रहे होते हैं। वैसे मदर अब्बास साहब, मुझे इमरान खान की हुकूमत आएगी तो वो वही करेंगे जो आज की हुकूमत। ये बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की। वैसे जनरल हमीद गुल साहब मरहूम के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2096 में मुझे याद है बानी पीटीआई खान साहब ने ही की थी। मुझे इजाज़त दें, ब्रेक लेना है नादरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नामवर तजिया निगारों के साथ बात कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आज सवाबी में जलसा हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, जलसा तो जलसा होता है, और उसका लुब्ब लबाब ये निकला कि बानी पीटीआई खान साहब नवंबर में एहतजाज की कॉल देंगे। लेकिन खान साहब ने आज अपने एक्स मैसेज में ये भी लिखा कि मेरे जो टिकट होल्डर्स हैं या अरकान पार्लियामेंट हैं, असम्बलियों के रुकन हैं, वो बंदे साथ ले आएँ, जो बंदे साथ नहीं लाएगा उसको मैं आइंदा इलेक्शन टिकट नहीं दूंगा। तो क्या खान साहब को ये महसूस होता है कि ये लोग बंदे नहीं लाते, जलसे बड़े नहीं होते, एहतजाज मुअस्सर नहीं होता? खान साहब वाकई अब धमकियां दे रहे हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगा अगर बंदे नहीं लाए तो? देखिए, खान साहब के जलसों में आने वाले प्राचा साहब आप भी बखूबी वाकिफ हैं, एक उनका फैन क्लब है जो एक उनकी अपनी फॉलोइंग है, जो इमरान खान साहब को वो गलत करें सही करें उनको लाइक करती है। अब वो उनके जलसों में जरूर आती है। पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं, जो मारे भी खाते हैं, जो डट के खड़े भी रहते हैं, जो मूवमेंट चलाते हैं, वो खान साहब को हमेशा से एक चैलेंज रहा है। जमान पार्क में जब वो खान साहब यहाँ मौजूद थे, जब उनको गिरफ्तारी करने का अमल शुरू हुआ था, उस वक्त भी खान साहब ने अरकान असेंबली की ड्यूटीज लगाई थी। अगर टिकट लेना है तो आज आप 200 बंदे लेकर आएंगे, अगर दूसरे ने टिकट लेना है वो 200 लेकर आएगा, ताकि वो रोटेशन में लोग वहां पे मौजूद रहे। यही अब उनके लिए मसला बना हुआ है कि उनको वो वर्कर चाहिए, वो पॉलिटिकल वर्कर जो आके उनकी एहतजाजी तहरीक में मोमेंटम बना सकें। उसके लिए वो अब धमकी भी दे रहे हैं कि टिकट तब दूंगा जब तक बंदे लेकर आओगे। अब वो पॉलिटिकल वर्कर अगर वो अरकान नहीं लेकर आते तो खान साहब उस पर नाराज होते हैं। और अब तक की जितनी एहतजाज हुए हैं, खान साहब इस चीज में लैग करते रहे, पार्टी उनकी लैग करती रही है। अब वो चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार टिकट का है उसे वो अपने बंदे लेकर आएगा, ताकि एक जलसे की तादाद बढ़ सके एहतजाज की। फिर उनके पास वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों जो आके अगर उन्हें कहा जाए भाई 2 दिन बैठना है तो बैठे रहें। इस्लामाबाद के धरने की वाज़ेह मिसाल है
एस्टेब्लिशमेंट की छतरी होने के बावजूद, आपको याद होगा आप रात खुद वहां मौजूद होते थे, 2014 200 बंदे दोपहर में नहीं रह जाते थे, 50 बंदे नहीं होते थे। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल जमातों के लिए चैलेंज होता है, इसलिए वो अब सियासी रहनुमाओं को, टिकट होल्डर्स को वो यूज करना चाह रहे हैं। चलें इधर रुकिएगा। मदर अब्बास साहब, आपने दुरुस्त बात की कि हमारी सियासी जमातें सबक नहीं हासिल करती, और इंक्लूडिंग आपने खुद भी कह दिया कि खान साहब या पीटीआई भी वही है। आज ही खान साहब ने जो एक्स मैसेज में लिखा, उन्होंने कहा कि 2018 में मैं फ़ौज के ज़रिए नहीं बल्कि आवाम के वोट के ज़रिए आया था। आज अगर नवंबर 2024 में बैठकर भी खान साहब को वो इदराक नहीं है कि साकिब निसार ने क्या किया या वो JIT बनी थी वो किस लिए बनाई गई थी, तो फिर हम सियासी निज़ाम में बेहतरी की क्या उम्मीद रखें किसी से? पराचा साहब, मसला हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पूरी डिस्कशन रिवॉल्व कर रही है एक शख्स के गिर्द। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में हिंड्रेंस कौन है, इसका जिक्र क्यों नहीं करता कोई? कौन हिंड्रेंस है डेमोक्रेसी में? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या सिर्फ यही चीज है कि अदलिया कैसी होनी चाहिए? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जिस्ट क्या है? किस लिए हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? कौन कर रहा था एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत जिसकी वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ? क्या उस तरफ किसी ने जाने की बात की? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिक्र है। सर मदर साहब, गुजारिश सुन लें। ये आपने दुरुस्त कहा कि एक शख्स के अराउंड डिस्कशन होती है आजकल, क्योंकि जलसे जुलूस हुए हैं। और दूसरा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो मुकमुका किसने कहा था? मैं तो आपसे वही बात कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद क्या क्या हुआ। क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान मुआहिदा नहीं हुआ? क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया, कौन आया था जो गारंटर के तौर पे ऐवान सदर में आए? किसने बुलाया था जनरल कियानी को? कौन थे? तो प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद नहीं रिजॉल्व करना चाहते, हम उसके लिए गारंटर फिर किसी तीसरे फरीक को बनाना चाहते हैं। हम फिर मैंने अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्यों जिक्र किया? जो सबसे ज्यादा पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बात करती है वो पीपल्स पार्टी करती है ना। आप मुझे बताएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आज तक क्या सिंध के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कभी ऑपोजिशन का बना है? और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कभी ऑपोजिशन का बना है? ये कोई क्यों नहीं बात करता? मैंने जाती तौर पे चीफ मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो दो जमातों के दरमियान हुआ था, तो हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को क्यों बनाए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? ये कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो जमात इस सूबे में 15 साल से हुकूमत कर रही है, 16 साल से, वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उसी पार्टी का होता है, रूलिंग पार्टी का। और फिर आप बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। करे ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, किसने रोका है? ये असल बात है, ये असल बात है कि गलतियों से सबक अगर सीखना है तो कोई ऐसा ज़रूर कमीशन हो जहां पर सब बात करें। इधर रुकिएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं तो माजी के हवाले से बात कर रहा हूं और आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। मसलन खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए बाइडन के कान भरे। अब जुल्फी बुखारी साहब जो कल बात कर रहे थे कि मैं ट्रंप की फैमिली से बात करूंगा जाकर, तो साइकिल तो वही चल रहा है, फिर वो कान भरेंगे, पता नहीं बाइडन। एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप कोई बात नहीं करेंगे बानी PTI खान साहब के हवाले से? 4 साल जो इक़्तिदार था वो उनको दोस्त कहते रहे, फिर 4 साल जब डोनाल्ड ट्रंप अपोजिशन में थे तो आउट ऑफ द वे भी तो खान साहब की बात करते रहे ना। आप क्या देखते हैं? एक जुमला मैं कह दूं, और वो ये है कि जब तक हमारी जमातें जमहूरी नहीं बनती, उनके अंदर जमहूरियत नहीं होगी, तो वो ये जमातें फिर जमहूरियत मुल्क में ला भी नहीं सकती। ये खुद एक अंदर का एक तजाद है। ट्रंप साहब ने खान साहब का जिक्र तक नहीं किया मुहिम में। उन्होंने बांग्लादेश का किया, उन्होंने मोदी का किया, मोदी की काल भी ले ली। तो ये जो लोग हैं ये अपना जो उनका डोमेस्टिक एजेंडा है और जो कौमी मफादात हैं उसके तहत किसी से रवाबित रखते हैं। आज तक
पिछले 4 साल में जब ट्रंप साहब सदर थे, दुनिया में बहुत सारे सियासी लीडर जेलों में थे, बहुत सारे मुल्कों में जमहूरियत नहीं थी। तो कितने मुल्कों के अंदर जमहूरियत के बारे में ट्रंप ने जो है वो कोई बयान दिया हो या किसी पे दबाव डाला हो? पहले तो खैर फिर भी पाकिस्तान के साथ एक खास ताल्लुक था अफगानिस्तान के हवाले से। अब क्या है लेवरेज अमेरिका की, वो क्यों करेगा? मासवा इसके के चीन के हवाले से इस्तेमाल करना हो पाकिस्तान को, जो शायद पाकिस्तान नहीं करेगा। तो मैं नहीं समझता कि ये अपने आप को खुश करने की तो एक कोशिश हो सकती है, और ये खुद इनका अपना मजाक बनता है कि पहले जो है वो एक नुक्ता और ले लें। देखें ना, पहले कांग्रेसमैन खत लिख रहे थे, अब तो सेनेट भी रिपब्लिकन के पास यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास, अब ऐवान नुमाइंदगान भी डोनाल्ड ट्रंप के पास और एग्जीक्यूटिव भी डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो अब तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई ना वहां पर। अभी इलेक्शन हो गए हैं, अभी किसी कांग्रेसमैन को, सेनेटर को चंदे की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों से। अब अगले 2 साल तक कोई सुख शांत होगा जब तक के कोई ऐसे मफादात हमारे नहीं टकराते और ऐसा कोई एजेंडा, कोई झंडा नहीं उठाते खान साहब जो कि अमेरिकी एजेंडा को प्रमोट करता हो, तब तक इसका कोई इम्कान नहीं। मदर अब्बास साहब, आप भी यही देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनडिफरेंट होकर रहेंगे? कहीं ना कहीं तो उनके ज़हन में खान साहब हैं ना? देखिए, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। अनप्रेडिक्टेबल आदमी कोई किसी वक्त भी आपको सरप्राइज दे सकता है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि अभी तो वो अपने डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी एक जाहिर है, उनको जो पिछले 4 साल में उनके साथ हुआ है, जी, वो कहीं ना कहीं उनके जहन में तो बैठा हुआ है और उन्होंने वो वादे भी किया है। तो मेरा ख्याल है अभी तो वो अपनी इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल जो उनकी लड़ाई वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से है, अभी तो वहाँ इक़दामात होंगे। फिर शायद हो सकता है कि किसी